सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। आज भी राहत की खबर यह है कि केस फिर से घटे हैं और अच्छी रिकवरी की वजह से एक्टिव केस 20 लाख के पास आ गए। तीसरी खास बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी गिरने लगा है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। देश में एक दिन में आने वाले नए केस और घट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,53,347 नए केस आए हैं, जबकि 2,37,000 से ज्यादा रिकवर हो गए हैं। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत हुई है, यानी मौत के आंकड़े भी अब कम होने लगे हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख के पास रह गई है। देश में कोरोना के नए केस में से करीब 75% सिर्फ 6 राज्यों से आ रहे हैं। इनमें तमिलनाडु में 28,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 20,000 और केरल में 19,000 से ज्यादा केस आए हैं। महाराष्ट्र में 18,000 और आंध्र प्रदेश में 13,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं छठा राज्य बंगाल है, जहां 11,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के लिए पिछले 24 घंटे बेहद राहत देने वाले रहे। यहाँ 13 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से नीचे गिरकर 78 पर रहा। वहीं 24 घंटे में 946 नए केस सामने आई, जो कि 22 मार्च के बाद सबसे कम है। राजधानी में संक्रमण दर भी घटकर 1.25% रह गई है। एक दिन में 1,803 मरीज रिकवर हुए और सक्रिय मरीजों की संख्या 12,100 पर आ गई है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी राहत की बड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन का उत्पादन काफी बढ़ाने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी अगले महीने से देश में 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करेगी। देश में इस वक्त कुछ राज्यों की सरकारें कम वैक्सीन मिलने की लगातार शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे में अगर सीरम की घोषणा के बाद जून के अंत तक वैक्सीन की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है। मुंबई के एक होटल से कोवैक्सीन की डोज बरामद हुई है। अंधेरी के इस होटल में वैक्सीन की डोज सामान्य फ्रिज में स्टोर रखी गई थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। जानकारी मिलने पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने होटल पहुंचकर छानबीन की, तो इस सनसनीखेज वाकये का खुलासा हुआ। मेयर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी कड़े नियम नहीं हटाए जा रहे, धीरे धीरे हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां नियम हल्के किए गए तो केस बढ़ने लगेंगे। सीएम ने कहा कि चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पिछली बार का वायरस और इस बार का वायरस अलग है। वहीं तीसरी लहर में यह कैसा होगा कह नहीं सकते। इसी वजह से ऑक्सीजन और बेड अब बढ़ाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर होने की बात कही जा रही है, इसलिए सरकार ने इसके लिए टास्क फोर्स तैयार की है। 12वीं की परीक्षा पर सीएम ने कहा है कि यह आगे की स्थिति पर निर्भर करता है। सीएम ने कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से ऊपर उम्र वालों का वैक्सीनेशन बीच में रोकना पड़ा, लेकिन विदेश जाने वाले छात्रों को वैक्सीन दे रहे हैं। यूपी में 1 जून से उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है जहां 600 से कम एक्टिव केस हैं। इन जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खुलेंगे। फिलहाल राज्य के 55 जिलों में ये छूट मिलेगी, क्योंकि बाकी जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त भी मौजूद है। जिन जिलों में अभी कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, उनमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद भी शामिल है। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश की टाइपिंग में हुई जरा सी गलती ने सरकार की किरकिरी बढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है कि हाई रिस्क समूहों को प्राथमिकता से टीकाकरण कराया जाए। इसके तहत पेट्रोल पंप कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, दूध बेचने वाले, किराना दुकानों और रेस्टोरेंट पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। इसी आदेश में सेक्स वर्कर्स को भी टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए, जबकि मध्य प्रदेश में कोई सेक्स वर्कर चिन्हित नहीं है और यह प्रतिबंधित भी है। कहां होने लगा अनलॉक और कहां रह गया अभी लॉक, बताएंगे पूरी जानकारी। दिल्ली में इस्तेमाल ग्लव्स को बेचने के धंधे में क्या हुआ बड़ा खुलासा, और पाकिस्तान कैसे लड़ रहा है कोरोना से जंग। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की पाबंदियों को 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है, मगर कई क्षेत्रों में केजरीवाल सरकार ढील दे रही है। इस कड़ी में आज से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इन दोनों गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई पास लेना जरूरी होगा और कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके एम्प्लॉयर को ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। दिल्ली से अनलॉक की प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही दिल्ली से पलायन कर चुके मजदूरों की वापसी भी शुरू हो गई है। रविवार को आनंद विहार बस अड्डे पर वापसी कर रहे मजदूरों की काफी भीड़ देखी गई। मजदूरों का कहना है कि गांव में काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में धीरे धीरे खत्म हो रहे लॉकडाउन से अब उन्हें काम मिलने लगेगा।
सऊदी अरब ने 11 देशों पर लगाया ट्रैवल प्रतिबंध हटा लिया है। जिन देशों के यात्रियों के लिए ट्रैवल प्रतिबंध खत्म किए गए हैं उनमें यूएई, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। वहीं जिन 13 देशों पर बैन कायम है उनमें भारत, लीबिया, सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान, तुर्की, आर्मीनिया, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और बेलारूस शामिल है। इन देश के लोगों को ट्रैवल के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। सिनेमा घर, क्लब, जिम और क्लोज कांटेक्ट वाले दूसरे काम धंधे अभी बंद रहेंगे। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे में 2256 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 823 जम्मू डिवीजन से और 1433 कश्मीर से हैं। नए केस की तुलना में रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। एक दिन में जम्मू कश्मीर में 3805 मरीज रिकवर हुए, जबकि 29 लोगों की महामारी से मौत हो गई। तेलंगाना में लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली कुछ छूट भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में अब तक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मिलने वाली 4 घंटे की छूट को बढ़ाकर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 7 घंटे कर दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1801 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में अमानवीयता की हद हो गई। घर के मुखिया की कोरोना से मौत के बाद मकान मालिक ने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। आखिरकार शमशान वाटिका में रह रहे परिवार को राज्य के मंत्री ने मकान दिलवाया। मामला तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले का है। 26 मई को कोतवाल श्रीनिवास की मौत हो गई, जिसके बाद मकान मालिक ने शव के साथ परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। श्रीनिवास की पत्नी बच्चों के साथ शव को शमशान लेकर पहुंची और दाह संस्कार करने के बाद शमशान घाट में ही रहने लगी। दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को धोकर उन्हें आगे बेचने के मामले में इस गैंग के बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसका नाम लालचंद है। दरअसल 25 मई को दिल्ली पुलिस ने डाबड़ी और बिंदापुर में 2 जगहों पर छापा मारा था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनके पास से पहले करीब 848 किलो और फिर मुंडका में एक फैक्ट्री में 1300 किलो गंदे मेडिकल ग्लव्स वॉश करने के लिए बड़ी वॉशिंग मशीन बरामद हुई थी। दुनिया भर में कोरोना के टीके और उसकी एडवांस टेस्टिंग को लेकर रिसर्च चल रही है, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना की जांच कुत्तों के जरिए की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जुड़े नए वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सरकार कोरोना की जांच के लिए कुत्तों की मदद ले रही है। पेशावर के बचा खाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्नीफर डॉग्स कोरोना के स्वैब की जाँच कर रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने भागलपुर जिले से एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला और उनके परिवार के खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। महिला ईंट भट्टे में मजदूर है। महिला सरिता देवी के खाते में पिछले 3 माह में करीब 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि उसकी बहन के खाते में 44 लाख और उसके 3 और परिजनों के खातों से भी लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। सामने आ रही है वुहान की कोरोना थ्योरी। अलीगढ़ में सामने आया वैक्सीन बर्बाद करने का सनसनीखेज मसला। परेशान लोगों की मदद में जुटे हैं लोग। देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। चीन के ही एक अधिकारी की गलती से उसके झूठ की पोल खुल गई। बीजिंग ने जब कोरोना के पहले केस की जानकारी दी थी, उससे 3 हफ्ते पहले 61 साल की महिला में कोरोना जैसे लक्षण दिखे थे। इस भारी भूल का स्क्रीनशॉट चाइनीज मेडिकल जर्नल को भेज दिया गया है, जिसमें लिखा है कि वुहान की कुख्यात लैब में महज 1 किलोमीटर की दूर पर रहने वाली एक 61 वर्षीय महिला संक्रमित हो गई थी। इसकी पहचान पेशेंट सू के रूप में हुई है। ऐसी आशंका है कि इसी की वजह से 1.1 करोड़ की आबादी वाले वुहान में कोरोना फैला। चीन के गुआंगझो शहर के लोगों से कहा गया है कि जब तक घर घर की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक लक्षण रेखा का ध्यान रखें। सबसे चौंकाने वाली बात है कि दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने वाला चीन कुछ ही दिनों में गुआंगझाओ में लाखों टेस्ट भी करवा लिया। 15 लाख की आबादी वाले शहर में 7 लाख से ज्यादा की जांच भी हो चुकी है। मगर सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में अब तक कुछ हजार लोगों को ही संक्रमण कैसे हुआ।
चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग येन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को सरकार के नियंत्रण वाले एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया। चीन विजिल ब्लोअर और वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान ने चीन से फरार होने के बाद ये दावा दूसरी बार किया है। खास बात यह है कि अमेरिका को भी इस बात का पूरा शक है और इसी वजह से बाइडेन ने 90 दिन के अंदर वायरस के ओरिजिन का पता लगाने की बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुलजार रहने वाली केदार घाटी महामारी की वजह से वीरान पड़ी है। इन महीनों में केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को भविष्य की चिंता सता रही है, क्योंकि इनके लिए मई और जून माह का वही समय होता है जिसमें भारी संख्या में यात्री पहुँचते हैं और व्यापारियों की जमकर कमाई होती है। कोरोना वैक्सीन के जरिए कोरोना महामारी से जीवन बचाने को जहां सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, वहीं अलीगढ़ में जानबूझकर वैक्सीन बर्बाद करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एएनएम पर आरोप है कि वैक्सीनेशन के दौरान उसने दवा से सिरिंज भरी, शरीर में निडल भी इंजेक्ट किया, लेकिन वापस भरी हुई सिरिंज को डस्टबिन में डाल दिया। इस बात का खुलासा डस्टबिन के अंदर से वैक्सीनेशन से भरी हुई 29 सिरिंज मिलने से हुआ। पुलिस ने एएनएम नेहा खान और आफरीन जहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट बैरियर पर निरीक्षण के दौरान बेवजह घूम रहे युवकों को अनोखी सजा दी गई। मौके पर तैनात एसडीओपी संतोष पटेल ने सीख देने के लिए तपती धूप में चूल्हे पर इनसे काढ़ा बनवाया और सभी कर्मचारियों सहित उन युवकों को भी पिलाया। ये लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर बाइक से जा रहे थे। कोरोना की महामारी झेल रहे बिहार के कुल्हड़िया गांव में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के निर्देश पर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। कांग्रेस की टीम ने ग्रामीणों के बीच ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री लोगों को दी। दरअसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट पूरे देश में काफी वायरल हुई थी, जिसमें इस गाँव में आ रही परेशानी का जिक्र था। उसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हैदराबाद में बीटेक कर रहे कुछ छात्र कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए सामने आए हैं। ये छात्र होम क्वारंटीन में रह रहे युवकों को मुफ्त भोजन पहुंचा रहे हैं। डॉक्टरों के परिवार से आने वाली स्नेहा का कहना है कि हमने इस महामारी में लोगों का सब कुछ तबाह होते हुए देखा है। By today we finished 300 plates of food, but today we had a 100 plate food drive, 100 plates of food. So we are done with 400 food plates by now. This was a free service and I named it Ashirwad Food Services because I needed the blessings of everybody. मुश्किल वक्त में हर कोई जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। इसी क्रम में अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार गरीबों को खाना खिला रहे हैं। ये लोग स्थानीय लोगों को अवध रसोई नाम से खाना बांट रहे हैं। 5100 5000 से ऊपर कहने का अर्थ है कि भोजन पैकेट का निर्माण करवाते थे, करवा भी रहे हैं। अब संख्या कुछ घटी है, अब लगभग 1718 रुपये के बीच में पैकिंग का कार्य हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आज रोक या हरी झंडी, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्य सचिव को लेकर क्या है केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रात, और पाक पीएम इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर करार। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। आज से ये साफ हो जाएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा या फिर कोरोना काल में इस पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि कोरोना के दौरान में ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए और इस परियोजना के जारी रहने से कई लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को ही खारिज करने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय आज दिल्ली नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें आज सुबह 10 बजे से पहले दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है, लेकिन बंगाल सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही है। बंदोपाध्याय आज नबन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में यास तूफान और कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अलापन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है और उन्हें आज दोपहर 12:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मद्देनजर NCW के जांच दल ने 2 दिवसीय बंगाल दौरा किया था, जिसके बाद रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंसा और प्रशासन के रवैये के कारण महिलाएं आश्रय स्थलों में रहने के लिए मजबूर हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी आज पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके लिए कमेटी ने पंजाब के सभी 80 विधायकों को आज दिल्ली बुलाया है। कमेटी के सदस्य 11 बजे कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में पंजाब के विधायकों से मिलेंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू से कमेटी के सदस्य अलग से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से चीन सीमा क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। CM जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के आरोपों को खारिज किया है और कहा कि इस तरह की गलत सूचना प्रसारित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने वहां का दौरा किया है और वहां की स्थिति के बारे में केंद्र को जानकारी देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर कश्मीर का राग अलापा है। इमरान ने कहा कि अगर भारत जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करे तो उनका देश भारत से बातचीत करने को तैयार है। भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। हालांकि भारत पहले ही कई बार साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है। दूसरी कोविड लहर के बीच पाकिस्तान ने सीमा पर कई बार घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से नाकाम कर दिया गया। भारत में पंजाब सीमा पर सबसे ज्यादा 23 बार, जम्मू में 10 बार, कश्मीर गुजरात में 1 बार और राजस्थान में 5 बार घुसपैठ की कोशिश की है। घुसपैठ की 40 कोशिशों में से 23 को BSF ने नाकाम कर दिया और अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी पकड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जगह भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर में एकमात्र ऑपरेशन ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन अंडमान और निकोबार कमांड की अगुवाई कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे की पूर्वी कमान के कमांडर बनने के बाद सैन्य प्रशिक्षण के मौजूदा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालेंगे। एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने आशंका जताई है कि भारत का भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी शायद अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर कराने डोमिनिका ले गया था और इसी चक्कर में वो पकड़ा गया। मेहुल चोकसी पर 13,500 करोड़ के PNB घोटाले का आरोप है। शनिवार रात मेहुल चोकसी की तस्वीर भी सामने आई थी। चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय टीम का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। कहां से सामने आया लव जिहाद का मामला और अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग में हुई 2 लोगों की मौत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश दुनिया। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य पर फोकस कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष आज और कल राजधानी लखनऊ में होंगे। इस दौरान दोनों नेता पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे और विधायकों से फीडबैक लेंगे। इसके अलावा ये नेता पार्टी के अभियानों की समीक्षा भी करेंगे। पहलवान सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस मकोका के तहत कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुशील कुमार पर मकोका एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। मकोका की कार्रवाई संगठित अपराध करने वालों पर होती है। मकोका लगने के बाद सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी और इसके तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। गिरफ्तार युवक खुद को इंस्पेक्टर बताकर लड़कियों से धर्म बदलकर शादियां करता था और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी आजमगढ़ का मूल निवासी है और इसका नाम आबिद हवारी बताया जा रहा है। इसने आदित्य सिंह के नाम से इंदिरा नगर की एक युवती को निशाना बनाया और उससे शादी कर ली। आरोपी पर एक और महिला से शादी करके उसका भी धर्म परिवर्तित कराने का आरोप है।
दिल्ली के गोकुलपुरी में शनिवार को रास्ता मांगने को लेकर कहासुनी में सिविल डिफेंस कर्मियों ने एक रेहड़ी वाले को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रविवार को पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान ने केरल में मानसून 2 दिन की देरी से पहुंचने का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक मानसून 3 जून को केरल के तटवर्ती इलाकों में दस्तक देगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम हवाएं 1 जून से धीरे धीरे तेजी पकड़ सकती हैं। इससे केरल के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक महिला की 1.5 महीने पहले हुई मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। बरेली पुलिस ने दफनाए शव को रविवार को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ न होने की वजह से उसका बिस्रा प्रिजर्व कर लिया गया है। बिस्रा रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी। मृत महिला के दूसरे बेटे ने पिता और भाभी पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी में रविवार को एक कॉन्सर्ट के बाहर मौजूद भीड़ पर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। फायरिंग की वारदात को रविवार तड़के मियामी गार्डन्स के पास अंजाम दिया गया। मियामी पुलिस ने बताया कि इस जगह पर एक कॉन्सर्ट चल रहा था और बहुत से लोग जमा थे। पुलिस के मुताबिक SUV से आए 3 हमलावरों ने फायरिंग की। सीरिया में एक्टिव फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन ने इजराइल को चेतावनी दी और कहा कि अगर इजराइल ने उसके लोगों को मारा है तो वो तेल अवीव पर बम बरसाना शुरू कर देगा। इस आतंकी संगठन का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। इस संगठन को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने माना है कि फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ हुई झड़प के दौरान उसके डिफेंस सिस्टम ने खुद के ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन को इजरायली सेना की ही एक विंग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आयरन डोम बैटरी ने हमास का रॉकेट समझ मिसाइल फायर कर मार गिराया। घटना के बाद से ही इजरायली सेना में ड्रोन ऑपरेशन और दुश्मनों की UAV को पहचानने के लिए फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।